वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जंतु जगत को आज हम कंप्लीट करेंगे। जंतु जगत में स्टार्टिंग करते हैं। तो जंतु जगत मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय, और अधिकांशता अगर बात करें तो अधिकांशता ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। आप सब जानते हैं मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर, इसके अंतर्गत दोनों तरीके के जंतु पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं वो बहुकोशिकीय में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा संघ होगा। तो इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया गया। अब हम बात करेंगे एक बार फिर से वैज्ञानिक अरस्तू की। अरस्तू की इसलिए बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने इनको बांटने का प्रयास किया, यानी कि जंतु जगत में क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। तो किस आधार पर प्रयास करेंगे? तो इन्होंने प्राकृतिक गुणों के आधार पर इनको बांटने की कोशिश की। अब इन्होंने जंतु जगत को किस आधार पर बांटा और कैसे बांटा, तो यहाँ देख लेते हैं। जंतु जगत को जब ये बांट रहे थे तो जंतु जगत मुख्य रूप से दो भागों में इन्होंने बांट दिया। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनको लिखने का हम तरीका कुछ ऐसे करते हैं। नईमा नईमा दोनों तरफ लिख लिया, नईमा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसके आगे हमने ए लगा दिया और इसके आगे हमने ई लगा दिया, यानी कि ए नईमा और इनईमा दो जगह इन्होंने इसको बांटने का प्रयास किया। अब बात यह है कि ए नईमा हम किसको कहते हैं और इनईमा के अंतर्गत हम किसे लिखेंगे। तो इधर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ए नईमा को, ए नईमा को में इन्होंने किसको रखा? इस वर्ग में लाल रुधिर अब्सेंट होता है, यानी कि लाल रुधिर नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार के जो हमारे संघ बनेंगे, तो इसमें हम सम्मिलित करेंगे स्पंज को। इसके बाद मोलस्का में, मोलस्का के बाद सीलेंट्रेटा, अकशेरुकी जंतु शामिल हैं। अब इनकी एक एक करके हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। अब ए नईमा के बाद में हम लोग देख लेते हैं यहाँ इनईमा को। तो इसमें लाल रुधिर नहीं पाया गया था, लेकिन इसमें लाल रुधिर क्या होगा? पाया जाएगा, लाल रुधिर उपस्थित होता है। अब उदाहरण की अगर बात कर लें तो उदाहरण के रूप में कशेरुकी जंतु लिखे जाते हैं। अब कशेरुकी जंतु का परिवार भी बहुत बड़ा है, आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कशेरुकी जंतु को फिर से हम लोग दो पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। पहले पार्ट का नाम है जरायुज और दूसरे तरफ हम लोग लिखते हैं अंडायुज या अंडज। अब जरायुज में क्या होगा? तो जरायुज में देख लेते हैं। सबसे पहले इस वर्ग के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया गया है जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देने वाले इसमें सम्मिलित किए गए। तो आप जान गए होंगे बच्चों को जन्म देने वाले कौन होते हैं? स्तनपायी। हम लोग भी स्तनपायी में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। मनुष्य भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जरायुज के अंतर्गत हम लोग आते हैं।
अंडायुज आप समझ रहे होंगे ये अंडा से संबंधित है, तो इसका मतलब इस वर्ग के जो जंतु होंगे वो क्या देंगे, तो अंडे देंगे। अंडे देने वाले इसमें सम्मिलित किए गए। जैसे अगर उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण में यहाँ मछली लिख लेते हैं, पक्षी को लिख लिया, सरीसृप भी यहाँ आ जाएंगे। अब एक एक करके फिर से वर्गीकरण किया गया। अरस्तु तो बहुत प्राचीन समय में वर्गीकृत इसको कर गए, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण भी हुआ। तो यहाँ देखेंगे जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, जंतु जगत का आधुनिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो आधुनिक जगत में इसको मुख्य रूप से दो रूप में फिर से बांट दिया गया। इसमें एक तरफ प्रोटोजोआ और दूसरी तरफ बनाया गया, दूसरा उपजगत बनाया गया मेटाजोआ। एक तरफ प्रोटोजोआ और दूसरी तरफ कौन, मेटाजोआ यहाँ पे बना दिया गया। इसको उपजगत भी कहा जाता है, उपजगत। अब जान लेते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कहाँ से बना है, तो ये प्रोटोस, प्रोटोस और जोन नामक शब्दों से बना है। अब प्रोटोस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक। इसका मतलब प्रारंभिक होता है। इधर इसका मतलब जंतु होता है। तो आप जब इसको संयुक्त करेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ आएगा, तो आप समझ गए कि प्रारंभिक जंतुओं का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अब प्रोटोजोआ शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया, यहाँ देख लेते हैं। प्रोटोजोआ जो शब्द है सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक हैं, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज अगस्त ने कब प्रयोग किया, 1818 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। अब जॉर्ज अगस्त की अगर बात करें, इनके आगे इनका पूरा नाम जो है जॉर्ज अगस्त गोल्ड्सकस है। जॉर्ज अगस्त गोल्ड्सकस के द्वारा ये शब्द 1818 ईस्वी में प्रयोग किया गया। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ जो जीव होते हैं प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण इसलिए जानना जरूरी होता है कि जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर पादपों की बात करें तो अब जान लेते हैं। यहाँ प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषण कुछ जीव कर पाते हैं कि नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण कुछ ही जीव कर पाते हैं, सभी नहीं। कुछ जंतु करने में सफल होते हैं। अब जब ये प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे तो इनमें प्रोटोफाइटा को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रोटोफाइटा, और फाइटा आप जानते हैं कि पादप से संबंधित होता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक पादप का भी अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रारंभिक पादप भी इनको कहा जाएगा। निश्चित रूप से जो भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो निश्चित रूप से क्या वो पादप ही होते हैं। ठीक है, तो हम इतना बात समझ पाए। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से निवास करते हैं। तो इनमें जो सभी जो जंतु हैं कैसे होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, सहजीवी होंगे, पैरासाइट भी होते हैं, आप सब जान गए, परजीवी भी होंगे, इसके बाद में सहभोजी भी होंगे, और कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। अब ये सब बातें हो गई प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ बहुत विशाल जगत होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे फिर मेटोजोआ की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ से संबंधित जितनी बातें हो सकती हैं उनके बारे में। अब यहाँ थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, मेटोजोआ के बारे में भी थोड़ी बहुत बात समझ लेते हैं, और उसके बाद में फिर से वापस हम लोग प्रोटोजोआ पे आ जाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन हम लोग करते जाएंगे। थोड़ा जान लेते हैं मेटोजोआ से संबंधित जो बातें हैं।
तो मेटोजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, बहुकोशिकीय जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बात की जाती है जो कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार से, इसमें कोशिकाएं ऊतकों एवं अंगों में व्यवस्थित और विभाजित होती हैं। इसमें जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं ऊतकों में बटी होंगी और किसमें, अंगों में उपस्थित होती हैं। अब इसके पाचन की अगर बात कर लें तो पाचन किस प्रकार से होगा, तो पाचन के लिए पाचन गुहा होती है, पाचन के लिए पाचन गुहा होती है, पाचन गुहा। अगर हम बात करें इसमें तंत्रिका सिस्टम पाया जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम पाया जाता है कि नहीं, तो तंत्रिका तंत्र इसमें उपस्थित होता है। अब इसमें बहुत सारे उपजगत भी बन जाएंगे, पोरीफेरा है, प्लेटी हेलमिंथीज है। तो इसमें आपको बता देते हैं एक सरसरी निगाह से, पोरीफेरा, पोरीफेरा, एनालिडा इसके अंतर्गत आते हैं, मेटोजोआ के अंतर्गत आप समझ रहे होंगे। एनेलिडा भी आता है, मोलस्का भी आता है, मोलस्का। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, आर्थ्रोपोडा भी आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद में एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा आता है। इसके बाद में बात कर लेंगे हेमीकोर्डेटा की, हेमीकोर्डेटा की, ये भी आता है, कोर्डेटा भी आता है। और हम लोग बात कर लेंगे प्लेटी हेलमिंथीस की, तो यहाँ लिख लेते हैं, समझ आप रहे हैं, प्लेटी हेलमिंथीस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सीलेंट्रेटा भी इसके अंतर्गत आता है, तो ऊपर एक और लिख लिया सीलेंट्रेटा।